नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह हमारा जो शाम का सेशन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसमें हम लोग ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं जो हमारे प्रैक्टिस को और चार चांद लगाता है। ज्ञानवर्धन होते रहना चाहिए और हर रोज अपने आप को अपडेट करना है। अगर हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो वो फिर बहुत सारा पुराना हो जाएगा। जैसे कि नोकिया का मोबाइल था, पहले के जमाने में बड़ा सा नोकिया का मोबाइल आता था। उसके बाद में जब एंड्रॉयड आया तो फिर वो देखिए कितना अच्छा हो गया। तो इसीलिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। आज के जमाने के हिसाब से हमें चलना बहुत जरूरी है। नॉलेज को भी हमेशा लेते रहना है। कुछ आज के जमाने के हिसाब से हमें बीमारियों को समझना है। हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, लेकिन आयुर्वेद 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 ये करते रह जाएंगे, वात पित्त कफ रह जाएंगे। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो उस टाइम पे हमें अगर बेसिक चीजें मालूम ही नहीं होंगी, मॉडर्न एलोपैथी के जो चल रहा है, जो वहाँ के एक केमिस्ट को पता है, वहाँ के लैब टेक्नीशियन को मालूम है, डीएमएलटी को मालूम है, फार्मासिस्ट को मालूम है, लोकल लेमैन को मालूम है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को नहीं मालूम है, तो बहुत शर्म की बात है। समाज के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और मैं सर्वश्रेष्ठ बोलता हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ कहानियां भी बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत उत्साह भर देगा। जैसे कि मैंने सुबह बताया था शेर की कहानी, वैसे ही आप लोग धीरू भाई अंबानी जी का एक स्टोरी सुनिए जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। आप लोगों को धीरू भाई अंबानी बनना है। क्योंकि एक मिनट रुकिए, मैं अपने आप को पहले हटा देता हूँ। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो पहले आप लोग देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी जो थे ना, वो एक मुझे हरिहर सर ने उनका गांव भी दिखाया था। एक बहुत ही रिमोट प्लेस से आए थे। उनका गांव इतना छोटा था, वहां पे लाइट बत्ती कुछ नहीं था, और वहां से वो बिलीनियर कैसे बने। तो उसकी कहानी क्या है कि वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। तो फिर और पढ़े लिखे भी नहीं थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। और उनको चाय पीना होता था तो वो क्या करते थे कि ताज होटल में जाके और वहां चाय पीते थे, जब वो मुंबई में काम करते थे। उसके बाद तो वो दुबई गए, लेकिन वो ताज होटल में पीते थे। तो उनसे उनके दोस्तों ने पूछा कि तुम तो कमाते हो रोज का 10 रुपया और 500 रुपए की चाय पीने ताज होटल में जाते हो, इसका क्या राज है। तो वो क्या बोले कि मैं चाय तो टपरी पे भी पी सकता हूँ, आसपास भी पी सकता हूँ पैसे बचाने के लिए, लेकिन मैं ताज होटल में क्यों जाता हूँ कि मैं वहां आइडियाज सीखता हूँ कि अमीर लोग कैसे बात करते हैं, उनके तौर तरीके सीखता हूँ, उनके विचार सीखता हूँ, बिजनेस आइडिया सीखता हूँ। चाय पीना तो एक बहाना है। और मतलब सोच इतना बड़ा रखा, सोच बड़ा रखा, तो आज वो फिर वो दुबई गए, फिर उसके बाद में उन्होंने कितना बड़ा रिलायंस एम्पायर बनाया। तो ऐसे ही आयुर्वेद के चिकित्सक लोग
अगर यही सोचेंगे कि हम पूड़ी बनते रहेंगे, हम बातचीत कब करते रहेंगे, और हम मतलब, तो फिर क्या है ना, फिर नहीं निकल पाएंगे। आज के दुनिया के हिसाब से हमें चलना है। आयुर्वेद चिकित्सक को भी एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लूटिए, लूटना नहीं है। अगर धीरू भाई अंबानी ने मेहनत किया, सोच अच्छा रखा, उनका जो फोर्थ साइटेडनेस था, दूरदृष्टिकोण, वो अच्छा था, तो आज देश को फायदा हो रहा है। वैसे आयुर्वेद चिकित्सक भी बहुत बहुत बड़े होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होने चाहिए। ऐसा सोच रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को, मैं जो भी बताता हूँ वो आप लोग जरूर उसका अवलंबन करिए। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। अभी मैं जब पढ़ता था बीएमएस में, तो मेरे जो टीचर लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, पान की टपरी पे बैठते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, तम्बाकू गुटखा माडिकचन खाते थे। तो हमको उनको देख के ना रेस्पेक्ट नहीं आता था। भले वो प्रोफेसर थे, टीचर थे, लेकिन पढ़ाते कम थे, और चाय की टपरी पे बैठ के लड़कियों को ऐसे ताड़ते रहते थे। ये फैक्ट है, मैं ऐसे किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो गुरु का मतलब क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए। आप लोग वैद्य लोग हैं, आप लोग में ग्रेविटी होना चाहिए। आप लोग जब भी समाज में रहें, तो लोग बोलने चाहिए कि हाँ, ये हमारे राजवैद्य हैं। ये मतलब एक तो पर्सनैलिटी में भी होना चाहिए, और चिकित्सा में भी होना चाहिए, ज्ञान में भी होना चाहिए, और तौर तरीके बोलने में, हर चीज में गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए आप लोगों में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। अब ये आज का जो टॉपिक है, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? जब आरबीसी कम रहता है, और वो क्यों कम रहता है कि कुछ शरीर में, ब्लड में अगर लो विटामिन रहे, जैसे फोलेट कम है, विटामिन बी 12 कम है, विटामिन सी कम है, और उसके वजह से वीकनेस रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है उसके वजह से। और ये विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया जो रहता है, जब हम विटामिन का सप्लीमेंट देते हैं, खान पान में चेंज करते हैं, विटामिन सी बढ़ाने वाली चीजें, विटामिन बी बढ़ाने वाली चीजें, बी 12 बढ़ाने वाली चीजें देते हैं, और वैसे मेडिसिन देते हैं, तो वो अनीमिया ठीक हो जाता है। अब है फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलेट को हम विटामिन बी 9 भी बोलते हैं। ये एक न्यूट्रिएंट है जो फ्रूट्स में पाया जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने हैं, जैसे पालक है, मेथी है, सोआ है, जिसको मराठी में शेपू बोलते हैं, और जो भी हम पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, उन सब में ये रहता है विटामिन बी 9, जिसको हम फोलेट बोलते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि क्रॉन्स डिजीज होता है, सीलिएक डिजीज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारियां होती है, वहां जख्म हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है। और उससे उसके बाद में क्या होता है कि ये जो फोलेट जो रहता है, या फिर कभी कभी जो इंटेस्टाइन का सर्जरी किया जाता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट पार्ट क्रॉस डिजीज में रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके वजह से अगर इंटेस्टाइन को सर्जिकली रिमूव कर दिया, बाईपास कर दिया, तो उसमें फिर फोलेट को एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं होती है, और इसी का सिंथेटिक फॉर्म फॉलिक एसिड रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी खून की कमी होती है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तो फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं, और सप्लीमेंट देते हैं, ये आयरन के सप्लीमेंट ये सब देते हैं। तो ये भी विटामिन बी 9 होता है, फोलेट। फोलेट जो रहता है बहुत जरूरी होता है। और दूसरा है कि जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल की वजह से भी विटामिन बी 9 का डेफिशिएंसी हो जाता है। इसी तरह से एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन, जो एंटी सीजर मेडिकेशंस होते हैं, उससे भी ये जो फॉलिक एसिड या फॉलेट है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में बहुत वीक हो जाता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। तो ये जो एंटी सीजर मेडिसिन है, एंटी कन्वर्जेंट, मिर्गी की दवाई देना, वह भी खतरनाक होता है। इसी तरह से विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का, उस पर हम लोग और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो, जो दूध में रहता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो अंडे में रहता है, मीट में रहता है। अगर वो नहीं मिल पा रहा है, दूध नहीं पी रहा है इंसान, नॉनवेज नहीं खा रहा है, तो उनको बी 12 होने की, डेफिशिएंसी होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इसमें एब्जॉर्प्शन भी विटामिन बी 12 का कम हो जाता है, और उसके वजह से, और या फिर कृमि हो, पेट में टेपवर्म हो, या फिर गंदा फिश हो, कंटेमिनेटेड फिश, गंदा पानी में, जैसे नाले का पानी बहा दिया गया और समुद्र में छोड़ दिया गया, नदी में छोड़ दिया गया, और फिश जो है, मछलियां जो है वो गंदी हो गई हैं, वो एब्जॉर्ब करें।
तो उसके वजह से क्या होता है कि मछली के थ्रू फिर वो पेट में गंदगी जाएगी और फिर उससे वर्म्स होंगे, कीड़े होंगे। तो जो लोग मछली खाते हैं उनको कीड़े होने की ज्यादा संभावना रहती है। सुअर खाते हैं उनको पेट में हुक वर्म और राउंड वर्म और अलग अलग जो वर्म्स रहते हैं वो होने की संभावना रहती है। वो क्योंकि उनके वो साइकिल में है, मतलब वो टेप वर्म है, वो पेट में अंडे देता है, सुअर के या फिर मछली के पेट में अंडे देता है, वो हमारे शरीर में जाता है और फिर हम जो मल एक्सक्रीटा निकलता है फिर वो नदी में छोड़ा जाता है। तो ऐसे साइकिल होते रहता है। तो कृमि कभी नष्ट ही नहीं होते हैं। इसी तरह से विटामिन सी डेफिशिएंसी एनीमिया जो रहता है, उसमें अगर विटामिन सी की कमी रहे तो उसके वजह से भी एनीमिया रहता है, खून की कमी रहती है। ये विटामिन बहुत जरूरी होता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में कि विटामिन ए बी सी कितना जरूरी रहता है। विटामिन ए की कमी रहने से आंखों का नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस हो जाता है। वो गाजर में रहता है, दिखाई नहीं देगा। विटामिन का बहुत जरूरी रहता है। तो अब ये आयुर्वेद में नहीं लिखा है लेकिन हमें इसको जानना है और इसके पैरेलल क्या चिकित्सा करना है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। विटामिन सी का डिफिशियंसी कब होता है? जब खट्टी चीजें कम खाया जाता है, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, खट्टी चीजें कब खाया जाता है, नींबू है, वो कम खाया जाए तो विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है। और स्मोकिंग जो लोग करते हैं, मतलब जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और भी चीजें जो हुक्का वगैरह सिगार वगैरह पीते हैं, उससे विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वह कम हो जाता है शरीर में। अब विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है, इसमें थकावट बहुत रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा भी चले तो सांस फूलने लगता है, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, शरीर जो है वो पेल हो जाता है, येलोइश हो जाता है, भेक वर्ण, पांडु वर्ण का हो जाता है, और जीभ जो रहता है वो बहुत ज्यादा सूज जाता है और रेड दिखता है, वजन की कमी होती है, वेट लॉस होता है, डायरिया होता है, बहुत ज्यादा खून की कमी, अग्निबंध भी रहता है, और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, और उसी तरह से मसल्स में वीकनेस आता है, खून की कमी से इरिटेशन होता है, हेडेक होता है बहुत ज्यादा, और कोई भी मूवमेंट जो है ना वो स्टेबल नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा ऐसे थकावट जैसा रहता है, और मेंटल कंफ्यूजन रहता है, इंसान भूल जाता है क्योंकि रक्त ही नहीं है, तो इंसान को ब्लड सर्कुलेशन कम रहेगा ब्रेन में, तो इंसान जल्दी भूल जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन रहेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि मिस कैरेज जल्दी हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, प्री मैच्योर बेबी रहता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, गर्भावस्था में बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, वो कम होता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इसी तरह से हाथ पैर में झंझनाहट रहती है, चींटियां काटने की तरह ऐसे झंझनाहट होता है, चिमचिमायन होता है, मेंटल कंफ्यूजन रहता है, इंसान भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, और स्कर्वी जो मतलब मसूड़ों के अंदर जो रहता है वहां पे खून आने लगता है। विटामिन सी आप लोग को बचपन में याद होगा कि जब विटामिन खून जब आता था, आज तो हम लोग रक्त पित्त बोलते हैं, लेकिन बचपन में हम लोग को मालूम है, याद है कि डॉक्टर विटामिन सी की गोलियां देते थे जो खट्टी होती थी, विटामिन सी लो और उससे फिर आपका मसूड़ों का जो है ब्लीडिंग वह कम हो जाता था। और आयुर्वेद में देखा जाए तो आंवला जो रहता है वो रिच सोर्स है विटामिन सी का, ऐसा रिसर्च में पता चला है। तो जो लोग च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो अभी क्या है कि इसको टेस्ट और डायग्नोसिस कैसे करें? तो अगर हम लोग टेस्ट करते हैं पैथोलॉजी, खून की कमी है तो उसमें आरबीसी बहुत कम रहते हैं, आरबीसी जो रहते हैं बड़े रहेंगे या अंडर डेवलप्ड रहेंगे, मतलब अच्छे से वो बड़े हुए नहीं रहेंगे। उसी तरह से प्लेटलेट प्लेटलेट काउंट भी, प्लेटलेट के सेल्स है वो एबनॉर्मल रहेंगे, वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल रहेंगे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो। और दूसरा क्या है कि फोलेट का जो है, ब्लड में जितना फोलेट होना चाहिए, विटामिन B12, विटामिन सी का, वह मात्रा कम आएगा ब्लड में, तो इससे पता चलता है कि डेफिशिएंसी है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए मिथाइलो मैलोनिक एसिड टेस्ट रहता है, या सिक्लिंस टेस्ट करके रहता है, दो टेस्ट रहते हैं, उससे और कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में हमें क्लियर क्लियर पता चलता है। अभी आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? विटामिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया, इस पे आप लोग का क्या विचार है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, महेंद्र सर जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? अगर नहीं तो पहले आप मेरा सुनिए फिर मैं और बताता हूँ। तो इसके लिए तो मॉडर्न डॉक्टर क्या करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
खाने को बोलते हैं कि आप खाओ, उससे सारा ठीक हो गया। फिर उसके बाद में जो बीन्स होता है, मटर होता है, वो खाने के लिए बोलते हैं। उसी तरह से वो लोग ये बोलते हैं कि ब्रेड खाओ। फिर सारे धान्य खाओ, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, नाचनी है, सब खाओ। पास्ता में बहुत ज्यादा रहता है ये विटामिन। और चावल खाओ, इसमें विटामिन बहुत रहता है। फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस लेने से विटामिन की कमी या मिनरल्स की कमी है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से विटामिन B12 किसमें होता है, तो अंडों में होता है। फिर ब्रेकफास्ट के जो आइटम्स होते हैं उसमें रहता है, मिल्क में रहता है, चीज में रहता है, फिर दही में रहता है, फिर जो हमारा श्रीखंड होता है उसमें होता है। उसी तरह से रेड और व्हाइट मीट में रहता है। कुछ कुछ मछलियां रहती हैं उसमें रहता है। विटामिन सी किस में रहता है, तो खट्टी जो फ्रूट्स रहते हैं, ऑरेंज है, मतलब संतरा, मौसमी, फिर अनार है, उसमें रहता है। आंवले में रहता है विटामिन सी। नींबू में रहता है, बिजौरा नींबू रहता है, जम्बीरी नींबू रहता है। हर तरह के जो मातुलुंग है, अम्ल रसात्मक द्रव्यों में विटामिन सी रहता है। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी रहता है। उसी तरह से टोमेटोज जो रहते हैं, टमाटर, आजकल का तो सब सिंथेटिक टमाटर के खट्टापन नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल टमाटर होते हैं उसमें विटामिन सी रहता है। तो डेली हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, विटामिन B12 है 2.4 माइक्रोग्राम रोज चाहिए। फोलेट या फोलिक एसिड है 400 माइक्रोग्राम रोज चाहिए। विटामिन सी जो है वो 75 टू 90 मिलीग्राम रोज चाहिए। तब हमारा बॉडी का फंक्शन अच्छे से होता है। और दूसरा क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको ये विटामिन ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चे का भी पोषण करना है, उसका भी ग्रोथ होता है। विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो यह पित्तज पांडु के सारे लक्षण इसमें दिखते हैं। विटामिन की कमी वाला जो है, अभी मैं पित्तज पांडु आप लोगों को पढ़ाऊंगा और चिकित्सा भी बताऊंगा। पित्तवर्धक आहार विहार करने से तो पांडु रोग हो ही रहे। जो लोग बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें खा रहे हैं, जैसे अम्ल रस है, खट्टा चीज है, क्षार का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अजीर्ण में भोजन कर रहे हैं, बहुत तीखा खा रहे हैं, गसम गरम मसाले खा रहे हैं, तो उनको ये पांडु होता है। पांडु से क्या होता है कि अंदर ही अंदर स्वेदन होता है। स्वेदन होने की वजह से स्नेहांश की कमी हो जाती है, ओज का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, रस की अग्नि मंद होती है, रक्त की अग्नि मंद होती है, अच्छा रक्त नहीं बन पाता है, और डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, क्षय ज्यादा होता है, धातु का क्षय ज्यादा हो रहा है, और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। ये सब कारण होते हैं। तो जब हम लोग विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया देखते हैं, पित्तज पांडु में क्या होता है कि ऐसा होता है। और ऐसे सिम्टम्स आप को रिलेट करके देखिए। जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना, रिपोर्ट लगे कि विटामिन B12 की कमी है, फोलेट की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन सी की कमी है, और उनको खून की कमी है, आप पित्तज पांडु के सारे सिम्टम्स आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने अपने गुरुजी लोगों से सीखा है, को रिलेट करके फिर चिकित्सा समझना, हेतु समझना। तो इसमें क्या बताया है कि इसमें बहुत ज्यादा रक्तक्षय होता है, रक्त की दुष्टि बहुत होती है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय संबंध होता है। साधक पित्त की दुष्टि होती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, पेशेंट का नख, नयन, त्वचा, नेत्र, मुख पूरी पीले रंग का होता है। उसको बुखार आता है, खून की कमी है लेकिन बार बार बुखार आता है। उसको बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसको चक्कर आता है, उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसका मुंह का जायका जो है वो जैसे मिर्ची खा लिया है वैसा तीखा रहता है, उसको खट्टी डकार आती है, उसको ऐसे बर्निंग होता है। उसने खाना भी खाया ना तो उसको लगेगा कि ऊपर छाती में आके विदाह हो रहा है। उसी तरह से दुर्गंधित और द्रवमल प्रवृत्ति होती है, मतलब जब भी पॉटी को जाएगा ना, इतना गंदा स्मेल आएगा, लूज मोशन होगा और बहुत गंदा स्मेल आएगा। और दुर्बलता आएगी, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, अन्न का विदाह होता है, और ठंडा पदार्थ खाने की इच्छा होती है। रक्त क्षय में शिशिर प्रीति बोला है, क्योंकि यहाँ पे पित्त को बैलेंस करना है, इसलिए ठंडा खाने की इच्छा होती है। और दूसरा क्या है कि इसमें ना और अगर हेतु हम लोग देखें कि ये क्यों होता है, आयुर्वेद के हिसाब से विटामिन B12 डेफिशिएंसी जब हम मानते हैं तो इसका मतलब है कि विटामिन A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये हमारे पंच महाभूतात्मक जो अन्न है वही हम लोग खाते हैं। हमारा शरीर भी पंच महाभूतात्मक है। अगर हम पंच महाभूतात्मक चीजें खाएंगे तो अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से हेतु और हम लोग देखें तो हम कोरिलेट करें, लेकिन और देखना चाहिए तो जो लोग क्षार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, बेकिंग सोडा वगैरह डाल रहे हैं,
अभी मेरे क्लास में बहुत सारे लोगों को विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया हुआ था। हमारे सर ने डायग्नोसिस किया पित्तज पांडु। तो पता चला कि जब वो लोग मेस में खाते थे, तो वो मेस वाले क्या करते थे, पैसा बचाने के लिए कि बच्चे कम खाएं, वो लोग क्या करते थे कि इडली में, डोसा में वो ज्यादा बेकिंग सोडा डालते थे। वो थोड़ा भी खा लिया ना तो पेट भर जाता था, और वो देखने में भी अच्छा लगता था, बड़ा बड़ा इडली, चमकदार। लेकिन वो खाने से विदा होता था, बर्निंग होता था। या समोसा देते थे तो जला हुआ तेल में बनाया हुआ देते थे। इसी तरह से लवण वाली ज्यादा चीजें, कुरकुरे, वेपर्स, जिसमें नमक ज्यादा होता है ना, या फिर जिसको हम लोग फरसान बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। या विरुद्ध चीजें जो उपवास में लोग खाते हैं ना बहुत ज्यादा, उपवास में जैसे दूध और नमक, जैसे आलू के चिप्स खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फ्रूट्स खा लिया, फिर चाय कॉफी ले लिया। उपवास में तो बहुत ज्यादा विरुद्ध अन्न का सेवन होता है। उड़ीद का सेवन ज्यादा करना, तिल तेल का बहुत ज्यादा सेवन करना, ऐसे बहुत सारे पित्तवर्धक चीजों का सेवन करना, ये हमारे पित्तज पांडु को उत्पन्न, मेन अग्निमंद रहता है ये तो है। दूसरा मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पित्त की अधिक दृष्टि होती है यहाँ पे, पित्त का प्रकोप होता है, पांडु रोग भी है, लेकिन यहाँ पे पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा है, दूषित है, रंजक पित्त की दृष्टि है, यकृत की दृष्टि है। यहाँ पे रक्त पोषक आहार का पचन नहीं हो पा रहा है, जो हम लोग को शरीर में रक्त बनाता है, वो आहार का सम्यक पचन नहीं हो पाता है, रक्त क्षय होता है, साधक पित्त की दृष्टि होती है, सभी धातुओं में दुर्बलता आती है, रक्त और मेद का क्षय होता है, शरीर निस्सार होता है, इंद्रिया शिथिल हो जाती है और वैवर्णता आती है, और पेशेंट को खून की कमी है लेकिन चिड़चिड़ भी हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है। ऐसा पित्तज पांडु के लक्षण विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में को रिलेट करके अगर हम लोग देखें तो ये होता है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहें बताइए, फिर मैं चिकित्सा बताऊंगा। डॉक्टर पल्लवी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपका क्या विचार है? हेलो। हाँ जी, बोलिए मैडम जी। हाँ सर, सर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया है, बोलने को उतना ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा बोलती हूँ कि विटामिन B12 डिफिशियंसी जब आती है तो बहुत बार हेयर फॉल भी दिखता है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इसके कारण ये जब दिखते हैं तो भी विटामिन B12 चेक करना चाहिए। तो जब वो और जनरली जो रेंज है वो 175 कुछ तो 900 तक बताई गई है, लेकिन 300 या 400 तक कम से कम आना चाहिए। अगर 300 के नीचे आता है तो फिर ये सारे सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ता है इसमें। बाकी तो सर आपने सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो और किसी को थैंक कुछ यू सर। बोलना है तो बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं। अनुरिता मैडम, वीना मैम, अभय सर, कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सर, B12 B60 और B7 B से थे ना, जो वेल्स जो रहते हैं उनका स्क्लेरोसिस भी होना शुरू हो क्योंकि कार्डियक इशू B12 से जो आया था मेरे को उसी की वजह से आया था। ब्लड क्लॉटिंग होता है ज्यादा। सर आपको मैंने धन्वंतरी भगवान का आरती दिया था, वो आप लगाया शायद। चालू है वो बात। हाँ हाँ, मैंने दिया था, मुझे याद है। हाँ, ये धन्वंतरी भगवान की आरती है, मैंने सर को दिया था, अब याद आया। हाँ, मैं आप लोगों को भी दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, सर का प्रैक्टिस इसलिए तो बढ़ गया है बहुत ज्यादा। और किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर, विटामिन की डिफिशियंसी में जनरली में हम तो दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद में और जो रसायन द्रव्य हैं अपने उनसे उनका प्रयोग करते हैं फिर, जी और उनसे ही कवर हो जाता है। ये टाइम तो इसमें लगता है, खैर ये एक दिन का काम है नहीं, इसमें तो महीना 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन रसायन द्रव्य का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अपन शुरुआत में त्रिफला वगैरह का ही प्रयोग कर दें, हरकी का प्रयोग कर दें, या फिर आंवला का अलग से प्रयोग कर दें, इस तरह से करते हैं तो उसको हो जाता है, या फिर शिलाजीत का कर दें। जी तो रसायन द्रव्यों का प्रयोग करने से और इसकी पूर्ति हो जाती है सर। जी। तो हमको हमारे सर ने ऐसा बताया कि सबसे पहले गृहिणी की चिकित्सा करना चाहिए। गृहिणी के लिए इसमें, क्योंकि पित्तज गृहिणी की चिकित्सा करनी है, तो मुस्ता करंजादि कषायम है, पटोल मूलादि कषायम है, कैदर्यादि कषायम है, बिल्वादि गुटिका,
तक्र का सेवन करना है परपटी कल्पों से, और दीपन पाचन अनुलोमन ये करना ही है। उसके बाद में मृद्विकादि कषायम, क्योंकि पांडु है, पित्तज पांडु है, तो जो मनुका से बनाया हुआ काढ़ा है, मृद्विकादि कषायम, द्राक्षादि कषायम, फिर भिंगराज चूर्ण, व्योषादि तक्रम, तक्र तो देना ही है हमें इसमें। और दूसरा है दाढ़ीमादि घृत, ग्रहणांतक घृत, तिक्त घृत, आमलकी घृत, द्राक्षादि लेहम, कुमारी आसवम, फिर स्वर्णमाक्षिक भस्म, लौह भस्म, ये सब अगर हम आयरन डिफिशियंसी है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, वो दे सकते हैं। और इसमें हमें ना कृमि की चिकित्सा जरूर करना है, तो कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रेश, उसके बाद में आशापकर्षण, निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, जो 3 स्टेप हैं कृमि की चिकित्सा में, वो करना चाहिए। करंज तेल, नीम तेल का बस्ती देना चाहिए। और विरेचन के लिए मणिभद्र गुड़म, त्रिवितलेहम, विडंग चूर्ण, ये सब देना चाहिए। और सारे डेफिशिएंसी को ठीक करना है तो दूध जो है वो पूर्ण आहार माना जाता है आयुर्वेद में, तो दूध का सेवन कराएं। और उसके अलावा और कोई नहीं, घृत का सेवन कराएं। और दूसरा बात है कि घी और दूध भी पचना चाहिए, इसलिए ग्रहणी की चिकित्सा पहले करना है। दूसरा ये है कि ये इसमें रक्त और मेद का क्षय होता है, धातु शिथिल्यता बहुत रहती है, तो इसमें लौह भस्म, ताम्र भस्म, रौप्य भस्म, अभ्रक भस्म, ये हम लोग पांडु रोग के हिसाब से देते हैं। विटामिन का सोच के अगर आप लोग देंगे तो उसमें हम लोग च्यवन प्राशावले, धात्रावले, अश्वगंधावले और कुष्मांडावले, इसमें बहुत सारा विटामिन B12 और ये सब रहते हैं, जो नेचुरल फ्रूट्स रहते हैं उसमें विटामिन रहता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन रहता है, हमारी वनस्पतियों में बहुत ज्यादा रहता है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि अश्वगंधा अवलेह में सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मॉडर्न डॉक्टर्स ने रिसर्च ही नहीं किया है। विटामिन B12 वनस्पतियों में बहुत रहता है ना, कुष्मांडा अवलेह में रहता है, धात्र्या अवलेह में। हमको केवल मालूम है ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब क्या होता है, पालक हो गया, मेथी हो गया, सोया हो गया, 4-5 चीजें ही मालूम है, उसके अलावा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल मालूम ही नहीं है। जबकि आयुर्वेद में बताया है कि अगस्ती प्लांट जो रहता है उसका साग, या फिर पुनर्नवा का साग, और फिर ये जो चांगेरी होता है उसका साग, ऐसे बहुत सारे या शिगरू का साग, ये जो साग जो है ना कल्पना, या फिर चौलाई का साग, तो ये मॉडर्न डॉक्टर्स ने नहीं रिसर्च किया, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों को, जो वैद्य थे, उनको मालूम था कि ये। और अवलेह में जितने हमारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे जीवनीय गण के द्रव्य हैं, उसमें बहुत सारा विटामिन रहता है, विटामिन B12 भी रहता है, फोलेट भी रहता है, विटामिन C भी रहता है। और दूसरा क्या है कि यकृत पे कार्य करना है, आरोग्यवर्धिनी वटी, सुचेकर रस देना है, धात्वग्नि को वर्धन करना है, और यकृत पर कार्य करना है हमें। यकृत प्लेहारी लौ हो गया, परपट्टी कल्प हो गया, शंख भस्म हो गया, अब्रक भस्म हो गया, ताप्यादि लौ हो गया, फिर कपर्दी का भस्म हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया। जैसा जो चीज जरूरत है वो वैसा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नवायस लौ हो गया, ऐसे देने से फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं प्लीज। आप लोग के पास जब भी विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट आए, तो आप ये मत सोचिए कि कहाँ है आयुर्वेद में, आयुर्वेद में सब कुछ है, लेकिन हम लोगों की सोच वैसी नहीं है कि हम अवलेह को देखें। पहले ग्रहणी को ठीक करें, दीपन पाचन करें, और अवलेह दे, रसायन दे, जैसे महेंद्र सर ने कहा, उसमें है बहुत ज्यादा विटामिन है, सब अच्छा हो जाता है। जी बोलिए आप लोग। धात्र्यावलेह, हाँ हाँ बोलू कैसा ना, हाँ, बोलिए बोलिए। धात्र्यावलेह, अश्वगंधावलेह, कुष्मांडावलेह, इसका भी अच्छा उपयोग होता है। और विरेचन, सौम्य विरेचन देना पड़ता है। जी सही Yes. बताया आपने। हाँ मनीषा मैडम जी, आप बोलिए कुछ प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ मैम, आपने सही बताया। विरेचन दे करके, गृहिणी को पहले ठीक करके, दीपन पाचन करके, विरेचन दे के। लड़की थी मेरे यहाँ 12-13 साल की, वो बार 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 उसको स्कूल में कंप्लेन आते थे, थक जाती है, चक्कर आता है, और उसका हार्ट बीट भी बहुत बढ़ जाता था, पल्स भी 114-15 ऐसे जाता था। तो बहुत परेशान थे वो लोग। लास्ट में यही B12 डेफिशिएंसी निकला उसका टेस्ट कराने पर। और फटीग आना, उसको नमनेस भी आ जाता था बीच बीच में, जस्ट लाइक न्यूरोपैथी में वो चली गई थी पेशेंट। तो स्लोली उसका पहले दीपन पाचन करके और विरेचन कराया, बस्ती भी किया। बस्ती करने के बाद बहुत अच्छी दवाइयां हमारी कुष्मांडावले है तो इतनी अच्छी है। कुष्मांड का यदि
वो जूस भी मिल जाता है ना, तो उसको भी पीने को बोलती हूँ मैं। पेठा भी बोलती हूँ उसको खाने के लिए भी, आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप घर में बना के उसको लीजिए पेठे को। और ताप्यादी लो, सबसे बेस्ट मेरे को रिजल्ट मिला उसमें। और मुस्तादी का बस्ती भी दिया मैंने साथ में कुछ। कृमि शोधनी बिल्कुल सही बताया सर, कि कृमि को हम कहीं कहीं सिर्फ चिकित्सा में रहते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो नीम अमृत आदि इसको कषायम को चलाया मैं, और धीरे धीरे 2-3 महीने में वो लड़की काफी कंट्रोल हो गई और अच्छी हो गई। अदरवाइज उसका हार्ट का, और उसके लिए सारी जगह रेफर करते रह गए डॉक्टरों ने। तो इको से लेकर के ईसीजी को, और फिर आगे फिर चिकित्सकों ने उसको फिर बाहर भी भेजने को बोले, तब वो लेके आए। और अपनी चिकित्सा में साथ में थोड़ा बहुत बीच बीच में प्रभाकर बटी, अर्जुनारिस्टम, द्राक्षारिस्टम, ये भी बीच बीच में चलाती रही। बेचन पेशेंट को बहुत आराम मिला। जी सर। अभी मैं बहुत सारे अवलेह का नाम लूंगा, आपके दिमाग में वो जाएगा ना, तो जब भी आपके पास पेशेंट आएंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में याद आएगा। तो अगस्त रसायन जो बोला है बच्चों के लिए, अगर विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों के, तो अगस्त रसायन, वशिष्ठ रसायन। फिर बड़ों के लिए अश्वगंधा अवलेह। फिर कल्याणक गुड़म बताया है, कल्याणका अवलेह जो बताया है वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर कुष्मांड रसायन है। फिर खदीर रसायन है। फिर गुड़ अदरक लेहम है। फिर चित्रक गुड़म है। जीरक आदि लेहम है। और पेट साफ करना है तो त्रिवित आदि लेहम है। दशमूल आदि लेहम है। फिर पेट साफ अच्छा से करना, क्योंकि विरेचन देना बहुत जरूरी है। पांडु रोग और कामला में, कामले ही तो विरेचन ही बोला है, तो उसमें दंती हरित की अवलेह देते हैं, द्राक्षादि लेह देते हैं, पेट भी साफ होता है, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी ठीक होता है। फिर पिपल्यादि रसायनम है, पुनर्नवादि लेहम है। फिर बाहुशाल गुड़ बताए। फिर वृहत वासावले है, इसमें विटामिन बहुत रहता है वासा में। हम लोग केवल काश श्वास सोचते हैं, लेकिन रिसर्च करके पता चले वासा के पत्तों में विटामिन बहुत रहता है। उसी तरह से मदन कामेश्वर लेह। फिर मधुस्नेही रसायनम, मणिभद्र गुणम। फिर सातला रसायनम। फिर कृमि भी है और ये विटामिन डेफिशिएंसी है, तो विडंगादि लेहम, बिल्वादि लेहम, व्याघ्र हरित की लेहम, शतावरी गुणम, दशमूल हरित की लेहम। बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया, हम केवल विटामिन की गोलियां और यही पे विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है, अपने रसायन पे विश्वास करना चाहिए। बोलिए आप लोग, और कुछ बोलना है तो। कुष्मांड घृतम है बहुत बढ़िया। गुगुल तिक्ता घृतम है। अब गुगुल तिक्ता घृतम के लिए वनस्पतियां यूज करते हैं, उसमें विटामिन है ना, हमारा सब है। और बताइए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। छागलाद्य घृतम है। छागलाद्य मतलब बकरी के उससे बनाया हुआ, बकरी का घी से बनाया हुआ छागलाद्य घृतम है। त्रिउष्णादि घृतम है, त्रिफलादि घृतम है, पाठकरंजादि घृतम है, पिपली घृतम है, पुति करंजादि घृतम है। इतने सारे चीजें हैं ना हमारे पास। महाशतावरी घृतम है, महाकल्याण घृतम है, महाकुष्मांड घृतम है, महातिक्त घृतम है। हम लोग ना पंच भौतिक चीजें ही यूज कर रहे हैं, नेचुरल चीजें। बहुत ही अच्छा विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए आप लोग। पंचगव्य घृतम है। ऐसे चर्चा अगर हुआ ना और ऐसे अप्लाई किया पेशेंट में, तो जो आप लोग विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक करेंगे, वो मॉडर्न का एक भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। अमेरिकन हो या लंदन का डॉक्टर हो, वो कभी परमानेंट ठीक नहीं कर पाएगा। विटामिन की गोलियां जिंदगी भर देगा, और उससे अग्निबंध होता है, ग्रहणी दृष्टि होती है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता वो चीजें। आपने देखा होगा फोलेट का, फॉलिक एसिड और आयरन के टैबलेट, विटामिन बी 12 के इंजेक्शन कितने दिन तक दिया जाता है, तब भी कमी हो जाती है। क्यों होती है कमी? क्योंकि ग्रहणी ठीक नहीं किया जाता है, अग्निमंदता को ठीक नहीं करते हैं वो लोग, और स्नेहन नहीं करते। मेन कॉन्सेप्ट है स्नेहन नहीं करते हैं। अभी मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन, वो मणिपाल हॉस्पिटल है ना, एक हमारे खराड़ी में है और एक पाषाण में है, वहां पे वो एक मैडम है। तो उन्होंने, वो जिम में गई थी, तो उनका जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उसका टेयर हो गया। अब टेयर हो गया तो वो हाथ ही नहीं उठा पाती थी, उनका फ्रोजन शोल्डर था। तो वो बहुत परेशान थे। उनको डॉक्टर ने कहा कि हम सर्जरी करेंगे, मसल का टेयर जो है वो तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो हील नहीं होगा, गारंटी नहीं देंगे, आपका फ्रोजन शोल्डर रहेगा ही। एज ज्यादा नहीं है, 50 साल की होंगी। तो वो मेरे से पूछी कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं तो नस दूंगा, और वो टेयर है वो हील हो जाएगा। मैंने उनको बताया कि हमारे पास संधानीय गण, मतलब जोड़ने वाला, जैसे मसल्स को जोड़ने वाली चीजें हैं, जिसमें हम लोग गोंद रहता है,
बबूल का गोंद रहता है, और ऐसे उनके लैंग्वेज में समझाया। तो मैंने आभा गूगल दिया, लाक्षा गूगल दिया, फिर उसके बाद में संधान्य गण का क्वाथ दिया उनको, फिर मैंने उनको नस्य दिया, शीरबला तेल का 8-8 ड्रॉपर्स दिन भर में उनको लेना है, और उनको कहा कि आप खुद लीजिए और डरिए मत। वो खुद अपने ड्रॉपर से डाल के और खुद नस से ले रही हैं। फिर मैंने उनको नाड़ी स्वेद दिया और सब कुछ किया। तो वो मैडम अभी मुझे बोल रही है, मैं उनका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा थोड़ी देर के लिए, 95% उनका ठीक हो गया, वो बोल रही हैं। और कितने दिन में हुआ? तो 16 दिन में हो गया। और वो मुझे बोली कि मैंने लाइफ में ऐसा डॉक्टर कभी नहीं देखा जो इतना नाक में तेल डालता है, और ये पूरा बिना सर्जरी का ठीक हो गया। और वो बोली कि मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई मेरे पूरे शोल्डर जॉइंट में, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन, सारे मूवमेंट अच्छे हो गए। और ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्सिबल हो गया पूरा, नहीं तो कड़क हो गया था। और केवल वही मसल नहीं हुआ था, वो ट्रेपीजियस मसल भी हो गया था, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड, जितने भी मसल्स है ना सब स्टिफ हो गए थे, क्योंकि वो 1 साल से ऐसे हाथ ऐसे करके चल रही थी। तो ये स्नेहन का फायदा हुआ। टोटल कितना ऑयल दिया आपने? प्रशांत भट्ट जी पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है, मैंने उनको पूरा दिन में 8 ड्रॉपर, मतलब 30 × 4, 120 ml नस्य बोला है, 120 ml नस्य दिन भर में डालना है। और वो खुद डालना है, उनको ये नहीं बोला कि आपके हस्बैंड डालेंगे या कोई और डालेंगे, आपको खुद डालना है। और वो डालने में उनको 10 मिनट लगता है हार्डली। वो मेरे क्लिनिक में भी कभी कभी संडे को आती है, जब उनका ओपीडी का छुट्टी रहता है, वो मैं बोलता हूँ मेरे सामने डालिए 2 बॉटल, 30 ml, 15-15 ml के 30 ml, फिर नाड़ी स्वेद देता हूँ, और उसके बाद में फिर से बोलता हूँ कि फिर से डालिए आप 30 ml, मेरे सामने डलाता हूँ तो 60 ml। और मैंने उनको बोला कि अभी मैं तेल इतना डाल रहा हूँ, वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला है कि 51 से 108 सूर्य नमस्कार करना है पूरा दिन भर में, और वो भी खा के नहीं करना है। सुबह भूखे पेट थोड़ा करिए, फिर दोपहर में करिए। सूर्य नमस्कार करने से, मतलब वो जो पूरा एक्सरसाइज हो रहा है ना सूर्य नमस्कार का, उससे उनका हाथ में इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। हाँ, अनुरिता मैम बोल रही है कि शिग्रू पत्रा उसमें भी रहता है, निम्ब अमृतादि, हाँ ये भी, नीम अमृत आदि में भी रहता है विटामिन। बहुत सही बताया आपने। तो मुझे ये कहना है कि जब हम स्नेहन करते हैं, जो पांडु रोग है उसमें भी स्नेह की कमी है। आयुर्वेद के ये बेसिक कॉन्सेप्ट एलोपैथी के डॉक्टर्स कभी इस जन्म में नहीं जान सकेंगे कि स्नेह की कमी होती है। और इसीलिए चिकित्सा में हम दाढ़ी मादी घृत बोलते हैं। चरक संहिता खोल के देखिए, उसमें कटुकादि घृत, दाढ़ी मादी घृत बोला है। जब तक स्नेहन नहीं होगा पांडु रोग कभी नहीं ठीक होगा। आप कितना भी आयरन के सप्लीमेंट दीजिए, फॉलिक एसिड दीजिए। हाँ, प्रशांत भट्ट जी 16 दिन में वो ठीक हो गई। वो जो डॉक्टर है ना, अभी वो 51 ईयर्स के हैं, उनके 2 बेटे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो अभी उनपे एक तो वर्कलोड बहुत है, और उनको इतना पेन होता था कि लेट नहीं पाती थी। उनका एक हाथ जो था वो ऐसे ऊपर रख के रहना पड़ता था, सो नहीं पा रही थी। एक साल से परेशान थी। फिजियोथेरेपिस्ट उनको बहुत करते थे, वो क्या स्टीम देते थे, ये वो उनके मेथड से देते थे, पेन किलर्स खाती थी, तो भी ठीक नहीं हो रही थी। अभी मेरी ट्रीटमेंट, अभी उनको मेरे पे ब्लाइंडली विश्वास है। मैं बोलता हूँ ना इतना तेल डालिए, डालती हैं। और उनको मैंने वो जो पेन ऑयल है ना, उसका मैंने बोला कि पेन ऑयल लगा के और ये नाड़ी स्वेद करना है, मैंने उनको दशमूल का दे दिया और बोला है कुकर में डाल के उसका स्टीम लीजिए। तो वो पेन ऑयल है जिसमें यूक्लिप्टस डाला हुआ है, उसका तेल है। और दूसरा है महाविषगर्भ तेल, उसको मैंने बोला है क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग है। वो विष जो रहते हैं विकासी वैवाही होता है, उनको मैंने समझाया कि वहां तक वो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रशांत भट्ट जी बोले 2 लीटर दे दिया आपने। हाँ सही में। एक और केस मैं बताऊंगा, आज का केस बहुत अच्छा है। आज मेरे पास एक पेशेंट है, वो ना अमरावती से आए हैं, उनको मैं यहाँ लेके भी आने वाला हूँ। अमरावती से एक पेशेंट है मेरा, और वो आयुष दर्पण के एक डॉक्टर राठौड़ जी हैं, एमडी आयुर्वेदा, वो मेरा लेक्चर सुनते हैं आयुष दर्पण पे। तो उनके एक पेशेंट है, रिलेटिव है, जो अमरावती से खास इधर आए, और उनकी बेटी जो है ना वो मराठी फिल्म एक्ट्रेस है। तो वो यहीं पे रहते हैं, मतलब पूना में रहते हैं। तो उनको क्या तकलीफ हुआ और हेतु वगैरह सब बताता हूँ। वो ना ऐसे चल रहे थे जैसे कोई पागल इंसान चलता है। उनको स्ट्रोक बैठा था, मतलब 2-3 साल पहले स्ट्रोक बैठा था, और ब्रेन का एमआरआई कराया तो इश्चमिक चेंजेस है, इन्फाक्शन है, मतलब ब्रेन के कुछ कुछ पार्ट सूख गए हैं, उनको इश्चीमिया जो रहता है सूख गया है। उनका हेतु मैंने निकाला तो स्मोकिंग बहुत करते थे वो, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे ना
पॉर्न वीडियोस देखने की आदत थी, और मैं धातु क्षय करता था रोज का 5 बार 6 बार, और कंटिन्यू करता था। तो इतना जब धातु का क्षय होगा, और खाना पीना ठीक है, उनका पैसे वाले हैं, लेकिन धातु का क्षय होगा तो वो मज्जा का भी क्षय होगा, और इसलिए वो ब्रेन में उनको ये हो गया कि इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने इतने डॉक्टर्स करा दिए, पैसा भी है, मुंबई में बड़े बड़े डॉक्टर्स कराए, किसने फिजियोथेरेपी दिया, किसने ये दिया वो दिया, किसी ने आयुर्वेद चिकित्सक लोगों ने भी दिया, नस से दिया 2-2 ड्रॉप, जो 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप्स, ऐसे 2-2 बूंद डाला, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ठीक करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं नाक में तेल आपके सामने डालूंगा, ऐसा आपको 4 बार डालना है। तो मैंने शीर वाला तेल 2-2 बोतल डलवा दिया, 2 बोतल डाल दिया उन्होंने, और मैंने कहा कि ऐसा 4 बार डालना है। एक बार ब्राह्मी ऑयल 30 ml, एक बार वचा ऑयल 30 ml, और 2 बार शीर वाला तेल 30 ml, मतलब 120 ml आपका ये जाएगा। स्ट्रॉन्ग दीपन पाचन के लिए आम पाचक वटी दिया, और मस्तिष्क रोगाधिकार के सारे दवाई दिया, जैसे पंचामृत लोगोगुल, फिर स्मृति सागर रस, फिर उनका शुक्र का क्षय बहुत हुआ है तो शुक्र वल्लभ रस स्वर्णयुक्त, पुष्प धनवा रस, फिर ताप्यादि लौह दिया, एकांगवीर रस दिया, महायोगराज गुगुल दिया, आरोग्य वर्धनी दिया, लशुन आदि वटी दिया, ये सारे दवाइयां दे दिया इंटरनल के लिए। और मैंने उनको कहा है कि आपका अग्नि जब बढ़ेगा, भूख लगने लगेगा थोड़े दिन के बाद, तो आपको 100 ml गाय का घी लेना है दिन भर में। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, तो 3 किलो गाय का घी जाएगा, और 100 ml का बस्ती लेना है आपको। तो कितना हो गया, 3 किलो घी इंटरनली खा रहे हैं, 3 लीटर तेल का बस्ती ले रहे हैं, और नाक में कितना डाल रहे हैं, 120 ml, 120 ml रोज का। तो 30 दिन का कितना हो गया, तो 3.5 लीटर। तो ये हो गया 10 लीटर तक। इतना मैंने उनको दे दिया है कि इतना स्नेहन होना चाहिए, और व्यापक नहीं होगा। जब इतना स्नेह जा रहा है तो व्यापक नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब 9 लीटर तक स्नेह जा रहा है घी के रूप में, बस्ती के रूप में, कर्ण पुराण के लिए भी बोला, हाँ हाँ ठीक है। तो उनको ना इतना वो लगा कि ये क्या है, मैंने कहा आप लीजिए और 7 दिन में रिजल्ट बताइए, रोज का रोज अपडेट दीजिए, और 7 दिन में देखिए कि उनका चलने में, उठने में, मूवमेंट में क्या फर्क पड़ता है। तो वो जब अभी ठीक होंगे ना, मैं इधर लेके आऊंगा, और वो खुद बताएंगे कि उनको क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। एक और बात मुझे ये बताना है, जो वो डॉक्टर आई थी, तो जिनका जो मसल्स का तकलीफ था ना, जो मसल टेयर हो गया था, उनको ना एक और चीज हो गया कि उनको ये बीपी BPPV, मतलब बिनाइन प्रोस्टरल, ऐसे कुछ तो रहता है ना, जो वर्टाइगो रहता है, जैसे उठते टाइम कान से उनको ये चक्कर आ रहा था। 1 मिनट बस रुकिए, 1 मिनट। बिनाइन प्रॉक्सिमल पोस्चरल वर्टाइगो, तो उसका उन्होंने डायग्नोज कराया, एक्सरे वगैरह निकाला, MRI निकाला। तो जो अंदर कान में जो फ्लूइड रहता है और जो बोन्स रहते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए उनको चक्कर आ रहा है, और उसका इलाज नहीं है एलोपैथी साइंस में। तो मैंने वो डॉक्टर को बोला, MBBS MD डॉक्टर है, मैंने उनको कहा कि आप कान में तेल डालिए। मेरे सामने मैंने तेल डाला और कहा कि अल्टरनेट डेज आप ये शीर भला का तेल डालेंगे। अभी 2 दिन से डाल रही है, उनको नींद भी अच्छी आ रही है और चक्कर आना बंद हो गया। ये हमारा आयुर्वेद है, क्योंकि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादनम विशेषता। तो श्रोत्र भी है, वायु का स्थान है ना। तो जब वायु बढ़ता है तो एक ही जगह नहीं बढ़ता है, सब जगह बढ़ता है, और उनको वर्टाइगो हो रहा था, तो कर्ण पुराण से इतना फायदा हो गया। अभी मैं वो डॉक्टर को भी इधर लेके आऊंगा, वो खुद बताएंगे कि उनको क्या फायदा हो रहा है। और वो जो आज वाले पेशेंट है अमरावती के, उनको भी मैं लेके आऊंगा, आप लोग देखिए मजा आएगा। जो हम बात करते हैं ना, वो पेशेंट जब बोलते हैं कि ऐसा फायदा हो रहा है, तब और मजा आता है। हाँ, अब आप लोग बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ हाँ, ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व नरिश होती होगी, सही बताया। मनीषा मैम बोल रही है नीम, टर्मरिक, वासा, गिलोय आर वेरी इफेक्टिव इम्यूनिटी हीलिंग। हाँ, आप लोग ना नस से दीजिए। और एक और बात, जब मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि 100 ml घी लेना है, 100 ml आपको बस्ती लेना है, नस से इतना लेना है, तो अग्नि का क्या। इसीलिए मैं अग्नि पे पहले कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मैं पहले दीपन पाचन करता हूँ, स्ट्रॉन्ग आम पाचक वटी देता हूँ, उसे अग्नि को बढ़ाता हूँ।
आम पाचक का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूँ नींबू के रस के साथ लीजिए या तक्र पीजिए। तो नींबू का जब पानी पीते हैं ना तो आम पाचकोटी और प्रदीप्त हो जाता है, अग्नि और प्रदीप्त होता है आम पाचकोटी से। फिर पेशेंट का अग्नि जब प्रदीप्त हुआ तो जितना घी खाए ना वो 1 घंटे 2 घंटे में पच जाता है 100 ml। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर आम पाचकोटी नहीं खाएंगे तो घी से अजीर्ण हो जाएगा, इतना 100 ml खाया नहीं जाएगा। ये बेसिक है जी। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ प्रशांत भट्ट जी, आप बोलिए, आप क्या बता रहे हैं? आप जो लिख रहे हैं वो बता दीजिए सर, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और नशे के लिए मैं बोलूंगी 1 मिनट। हाँ अभी बताइए। पेशेंट थी 2 डेज से उसको दे रही हूँ नशे। उसको जी लेफ्ट हैंड में नमनेस था एकदम, और कोई भी वेट या बकेट वगैरह नहीं उठा पाती थी। और उसने 2 3 4 महीने से बहुत ट्रीटमेंट दिया, एलोपैथिक आयुर्वेदिक क्या क्या जड़ी बूटी वगैरह खा के आई। तो उसको बहुत मुश्किल आ रहा था, सारी चीजें उसकी मैंने देखी, बीपी वगैरह सारी चीजें सब लगभग नॉर्मल ही आ रही थी। तो फिर मैंने यही देखा कि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेस भी था और नमनेस आ रही। तो मैंने यही 3 डेज मैंने उसको नस्से दिया, आज थर्ड डे था। नस्से दी और थोड़ा स्नेहन स्वेदन कराई। आज उसको हाथ में अच्छी ग्रिप भी आ गई और रात भर अच्छे से सोई। बोलती कि वो जो झंझनाहट होती थी कंटिन्यू, वो मेरा कम हो गया। तो इससे ये है कि सर कि न्यूरो के लिए हमारी सबसे फास्ट में नस से जो थेरेपी है सबसे फास्ट है। छिरबला 101 का दिया मैंने, और स्नेहन स्वेदन करा के कुछ औषधियां साथ में दी हूँ उसको। तो बहुत आराम है, 3 डेज में ही आराम है सर जी। तो मनीषा मैम, वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति ना जो बाइडन, उनका अभी टीवी में आ रहा था कि वो बात करते करते भूल जाते हैं, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। उनको भी बात का आपके पास भेजो क्या? आप ठीक करेंगी उनको? सर बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आयुष दर्पण बिल्कुल ठीक कर देगा। हाँ। श्योर सर। और अनंत एक एक अंबानी है ना, कप। उसका मोटापा है, आप उद्वर्तन कर करके उसको पतला कर सकती हैं। बोलू क्या अनंत को कि आपके पास आए? जी सर, वो तो एक अपवाद के रूप में है। और एक सोचिए कि सिर्फ अस्थमा के लिए उस पेशेंट को अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उनको तो कम से कम हो जाना चाहिए, बड़े बड़े हमारे आयुष दर्पण के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा देना चाहिए। इतना करोड़ों करोड़ों लोगों को पानी में पैसा बहा है। यदि इधर कर दिए होते तो उनके बेटे की आज ऐसी नहीं होती दूसरा स्थिति। क्या बात है ना, कि आप देखिए उनके पास सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड स्टार है, संत आए, जी। और सब अमीर लोग आए। वो आप सब अमीर होती तो फालतू आपको भी पैसा गया बुलाया सर। जाता मैडम जी। आप अमीर क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं, ये मैं अभी फालतू पैसा गया सर। उसको हमारे बड़े बड़े आयुष के हर स्टेट में भी हॉस्पिटल खोल दिए होते, और कम से कम 200-200 डॉक्टरों को उन वहां तक पे। बात मत पहुंचाएगा, उनको रिजल्ट दिखाएंगे तभी ना वो हमारी बात मानेंगे। रिजल्ट कौन बात तो दिखाए? सही है सर। जब तक जब वो दवाइयों का क्वालिटी और बनारस में टाइम। जाके चाट खा सकती हैं तो एक न एक दिन आएंगी सर हमारे प्लेटफॉर्म पर। हाँ, और आप अमीर बनिए मैडम जी। आप अगर 5,000 करोड़ बिलियन की मालकिन होंगी ना तो वो आपको सर शादी में भी बुलाएंगे, आपको उनके बच्चों के अन्नप्राशन में भी बुलाएंगे। तब आप ये बात कहेंगी, तब आपकी बात मानेंगे। आपको अमीर होना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है सर। नहीं, ऐसे मुश्किल कुछ नहीं है, सब होता है, सब इतना अच्छा होता अमीर नहीं बन सकते हम लोग। है जी। लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि अमीर हाँ लोग हाँ। हैं, तो हमको भी बुलाएंगे हाँ, अमीर। पैसे पैसे की वहां पर, और पद और पैसा और प्रतिष्ठा की ही पूछ रही। और प्रतिभा कहीं ना कहीं कहीं साइलेंट हो गई वहां पर। तो जी। प्रतिभा का मान होना चाहिए, तो ये मैं होगा ना, आपके चाहती पास पैसा भी, अगर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है, आप ऐसे करते रहिए, लोग अपने आप करेंगे। जो बाइडन को तो आप ही ठीक करने वाली हैं। हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल हम और लोग किस तैयार हैं सर करने हाँ को। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अपने पेशेंट के बारे में? अगर आप हाँ खाना सर। नहीं खा रहे, हाँ बताइए सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम। जो अभी जो नस की बात चल रही थी, तो जी मुझे अपने 3 पेशेंटों की याद आ गई। एक बार एक पेशेंट आई थी मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि एक जी। बार मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल थी, करीबन 27-28 साल की। और उसको इतना सीवियर हेडेक होता था कि उसको इंजेक्शन बोबेरॉन देने पड़ते थे। और बोबेरॉन इंजेक्शन देने के 2 घंटे बाद फिर पेन शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर उसको सेडेशन की मेडिसिन दे के रखता था, वो पूरे टाइम सोती रहती थी। 15 दिन उसने ऐसे ही निकाल दिए। फिर जब यहाँ पे आई थी, मेरे पास आई थी, तो मैंने उसको नस से चालू किया था। उसका डायग्नोसिस सेरिब्रल एट्रोफी उसका स्कैन में आया था, सिटी स्कैन में। तो मैंने उसको करीबन 15 दिन नस दिया था। शुरू के जो मैंने उसको मतलब 10 दिन है, मैंने करीबन 120 ml तेल तो नहीं दिया, लेकिन इसका आधा, करीबन मैंने 60 ml तेल उसको पर डे दिया था।
और मुझे लगता है कि जिस दिन फर्स्ट नस लेने के बाद ही उसका पेन 50% कम हो गया था, और 3 दिन के बाद बिल्कुल पेन फ्री हो गई थी। ऐसे 15 दिन की नस में वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। दूसरा एक पेशेंट आया था, एक मतलब लड़का था करीबन 30-35 साल का। उसको इतना सीवियर हेडेक होता था कि उसको 2-2 3-3 पेन किलर खाने पड़ते थे। और उसके लिए भी मैंने नस और जो आपका वो वाला पेन वाला ऑयल है ना, जी जी। पेन ऑयल, उसका पूरा माथे पे मसाज, और वही 60 ml, मतलब 40 ml सुबह और 20 ml शाम को, ये नस से दिया था। वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। और तीसरी मेरे पास एक पेशेंट और आई थी अभी, मतलब चली रही है, और उसको भी हेडेक काफी दिन से हो रहा था। तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हेडेक बताया था। तो वो भी अभी करीबन 15 दिन उसको भी हो गया। तो 2 या 3 दिन की नस से बिल्कुल पेन चला जाता हैगा। और करीबन वही सर 1-1.5 महीने हम कंटिन्यू रखते हैं नस। तो वो सारे पेशेंट अभी भी बिल्कुल ठीक हैं, आते हैं, दिखाते हैं, और उनको कोई हेडेक नहीं है। तो इतना अच्छा काम करता है आपका नस। जी सर। हाँ, और वो जो डॉक्टर है ना, उनका मैं आपको ये व्हाट्सएप पे चैट भेजता हूँ। केवल आपको जानकारी के लिए, मुझे ऐसे नहीं बताना है अपना तारीफ। मैं अपने केसेस बहुत कम बताता हूँ, आप लोगों के ज्यादा सुनता हूँ। तो आप बस ये देखिए, उन्होंने खुद रिजल्ट बताया कि कितना % फायदा है। आप लोग चैट देखिए, फिर मैं ये कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए अपना, जुलाई ग्रुप में, उन्होंने 95% बताया कि फायदा हो गया। ये केवल नस्से से, मतलब 120 ml नस से, जितना हम मात्रा बस्ती देते हैं उससे ज्यादा वो नस से ले रही है नाक में, और खुद खुद डालना, ये बहुत बड़ी बात है। उनको और उनको ये साइंस जो मैंने बताया कि आपके पेट में नहीं जा रहा, आपको कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ना बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, ये तो मसल्स में जा रहा है, नासाही शीर्षोद्वारम, और गले में नहीं आता, डायरेक्ट ब्रेन में जाके और फिर नीचे से जाके और मसल। तो वो बोली हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा पूरा हाथ जो है, शोल्डर है, वो फ्लेक्सिबल हो गया पूरा, जबकि मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी। और फिजियोथेरेपिस्ट करते थे तो लगता था कि टूट जाएगा, इतना कड़क हो गया था उनका पूरा, एकदम पत्थर की तरह हो गया था पूरा शोल्डर। 1 साल से उसका मूवमेंट ही नहीं हुआ। बात, और फिर बारिश ठंडी, इससे और पेन होता था, पेन किलर भी काम नहीं कर रहा था। और अभी देखिए वो पेन किलर नहीं ले रही है, कोई दवाई नहीं ले रही है, केवल नस से ले रही है, और ये ले रही है, नाड़ी से ले रही है, और तेल से मसा। मैंने बोला कि 3 महीना तो आप करिए, ठीक होने के बाद भी आप लीजिए, जब आपको लगे कि बंद करना है तो बंद कर दीजिए। और तो ऐसा है क्या है ना, पेशेंट खुद बोलना चाहिए कि फायदा हुआ। मैं उनको यहाँ प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा जो मैंने भेजा है, ये होना चाहिए, पेशेंट बोलना चाहिए कि फायदा हुआ। और ज्वाइंट इज वेरी सप्पल, सप्पल मतलब बेंड हो रहा है, ये इंग्लिश है उनका, सप्पल, SUPPLE। और लेकिन वो बोल रही है वर्किंग टिल नाइट, रात भर जागरण होती है, फील सो टायर्ड, ऐसे बोल रही है। तो जागरण होगा, पेशेंट का सब केस पेपर और वो पढ़ती रहती है, तो मैंने ये मना किया लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो मैंने कहा ये फिर से आपको कुछ ना कुछ और बात का प्रकोप होगा, ऐसा है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हम लोग ये पांडु रोग से कहाँ चले गए? हाँ, अनुरिता मैडम क्या बोल रही हैं? प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं मेरे भी मरीज की चक्कर 5 दिन के नशे से ठीक हो गए। अनुरिता मैम बोल रही हैं कि मनीषा मैडम आप निरपेक्ष कार्य करिए, पैसे अपने आप आएगा, पर गिव अप मत करिए, और कोई कुछ भी सोचे बोले आपको फ्री कुछ नहीं देना है, गिफ्ट चार्ज करके दीजिए तो रिजल्ट मिलेंगे, और आपके यहाँ लक्ष्मी सरस्वती का वास रहेगा। सही बोला। देखिए हमारे जो आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। दूसरे जगह ना जेलसी रहता है, हमारे इधर कभी नहीं है जेलसी। अगर अभय सर आगे बढ़ रहे हैं, हरीश सर बढ़ रहे हैं, तो सबको दिल से खुशी होती है कि हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा है। तो आप लोग ने नस से बिंदास दीजिए, और मतलब पेशेंट पे विश्वास करिए, अपने पे भी विश्वास करिए, अपने पैथी पे विश्वास करिए। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दीपन पाचन अनुलोमन करिए, अग्नि को अच्छा रखिए, धातुओं को अच्छा रखिए, शुक्र को अच्छा रखिए, सब पेशेंट ठीक होते हैं। अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, पल्लवी मैम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि शुक्र क्षय बहुत कॉमन हेतु है। हाँ, एक और मैं केस बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक मुस्लिम पेशेंट आए, और वो क्या बोल रहे हैं कि सर मेरे को शादियों के 12 साल हो गया, मेरा एज है 42 ईयर्स, मेरी वाइफ का एज है 32 ईयर्स, तो हमको अभी तक बच्चे नहीं हुए। तो मैंने कहा दूसरी शादी की क्या? बोले नहीं,
मेरे से कोई शादी नहीं, मेरे को ही नहीं इतना ताकत है। मैंने कहा कि फिर क्यों इतना शुक्र क्यों, मतलब क्यों? तो बोले पॉर्न वीडियोस देखता था। जब से जियो ने दे दिया है ना डेटा, सुबह से शाम तक मैं वही देखता हूँ और शुक्र शय होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपने अपना शरीर को खुद नुकसान किया। आजकल ये बढ़ रहा है, मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शुक्र शय बहुत कारण है, ये कारण है। स्त्रियों का जो इनफर्टिलिटी उससे ज्यादा पुरुषों का इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। तो हमें ना ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का महत्व बहुत बताना जरूरी है सबको। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोग मेरे से ठीक होते हैं उनको प्लेटफॉर्म पे लाऊं और वो अपना सब चीज खुद बताएंगे, तो आप लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।